दोस्तों अभी तक हमारे जो लाइफ प्रोसेस की दो वीडियोस आई हैं उसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, दूसरे में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसमें हम आज डिटेल स्टडी करेंगे कौन सा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम डिटेल में इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है और इससे एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सिंपली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोस्तों आप पहले से जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और उस प्रोसेस को जिससे वो अपना खाना बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब जो मैंने आपका यहाँ बोर्ड पे लिखा है एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स हु मेक देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसकी मदद से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और न्यूट्रिशन के इस मेथड को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपके जनरली इसी वाले पॉइंट से एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का। क्या कि आपके जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो आपके कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या कोई भी अदर ऑप्शन देके। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। अब जो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप अटेन करते हैं, अचीव करते हैं, वो आप कौन सी प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं? उस प्रोसेस का नाम होता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। क्या नाम होता है उस प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कंप्लीट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसकी मदद से आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो अपना खाना बना पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से वो क्या कर पाते हैं? ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना पाते हैं। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी डिटेल में स्टडी करना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन होती है और कैसे आपके जो सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, वो अपना खाना कैसे बना पाते हैं। तो वो अब हम क्या करते हैं? आइए फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स मैंने ये लिखे हुए हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के मैंने जो स्टेप्स लिखे हैं इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। वैसे तो आप लोगों को पता होगी पहले से, बट फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार मैं बता देता हूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की या कौन कौन से सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 4 सब्सटेंस की जरूरत होती है। अगर चारों में से एक भी सब्सटेंस नहीं होगा तो कभी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। अब वो 4 सब्सटेंस क्या हैं? तो आइए मैं एक बार उनके नाम लिख देता हूं कि वो चारों सब्सटेंस आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला आप लिखना चाहें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा क्या? वाटर। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए आपको वाटर चाहिए। सेकेंड केस में आपको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसे हैं जिनके बिना आपकी रिएक्शन हो ही नहीं सकती। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो सब्सटेंस आपको चाहिए जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और आपका चौथा कौन सा सब्सटेंस है? सनलाइट। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर इन चारों में से एक भी सब्सटेंस गायब हुआ,
अगर इन चारों सब्सटेंस में से एक भी सब्सटेंस अगर आपका नहीं मिला, इसका मतलब आपकी रिएक्शन कौन सी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफिल का और सनलाइट का, इन चारों का होना जरूरी है। अगर एक भी चीज इसमें से स्किप हो गई या फिर आपकी एक भी चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। क्लियर। अब इसमें एक वर्ड और आया था डेफिनेशन में कि जो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें आपके ऑटोट्रॉप्स किसको यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो आइए मैं साथ के साथ आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बता देता हूं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को ही हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। और क्लोरोफिल और सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इन चारों सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी अगर इसमें नहीं हुआ तो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपके सब्सटेंस हो गए जो किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इनमें से अगर एक भी प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, टीचर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको ये चीजें पता होना जरूरी है। अब चलते हैं आगे का कंसेप्ट कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है और उनमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं, आइए हम उनको एक एक करके जानते हैं। उससे पहले अगर चाहो तो थोड़ा सा समझ लीजिए, जो आपकी लीफ होती है, जो पत्ती होती है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है दोस्तों, लीफ होती है, पत्ती। ठीक है, इस पत्ती में क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर आप पत्ती में देखोगे तो आपके कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, पोर्स या छोटे छोटे होल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जिनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का। मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं आपको ब्लैक से ही समझा रहा हूं। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट यहाँ पे, ठीक है, आपका कौन सा, किस कलर का पिगमेंट होता है, ये ग्रीन कलर का। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर का आपका पिगमेंट है, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो आपको क्लियर हो गया कि वाटर आपको कहां से मिलेगा, जमीन से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी, जो हम लोग छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। सनलाइट, वो तो आपको पता ही है, सन से मिलेगी। तो ये चारों चीजें आपकी मिलने के बाद आपकी क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब देखते हैं कि पत्ती पे सबसे पहले क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी सनलाइट, जो सूरज से आपकी रोशनी आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, जो पत्ती में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो आपका लीफ के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर के जो डॉट्स होते हैं, जो आपके हरे रंग के उसमें डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्लोरोफिल कहते हैं। तो सबसे पहले आपकी सनलाइट का या सोलर एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। तो क्या होता है पहला काम, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल आपकी लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कि ये जो लाइट एनर्जी यूज हुई है, ये लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। जो सूरज की रोशनी उसने एंट्रैप करी थी, वो सनलाइट या वो सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी जो आपका इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर, उस वाटर को तोड़ने के काम आएगी। मतलब जो आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है H2O, उस वाटर मॉलिक्यूल को H+ और O2- में क्या कर देगी, तोड़ देगी। तो बेसिकली दूसरा स्टेप क्या हुआ कि आपका सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदली, और केमिकल एनर्जी में बदलते ही उसने वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग तोड़ दिया।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको अलग अलग स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। देखिए यही लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो लाइट केमिकल एनर्जी आपकी वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में खर्च होती है और वाटर मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये रहा। तो पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन, दूसरा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और क्या करेगी आपकी, तोड़ देगी वाटर मॉलिक्यूल को। अब तीसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों, तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है लीफ पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, कार्बोहाइड्रेट। एक बार मैं ये चीजें रब करके दिखा देता हूं, हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट अब मैं एक बार और, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आपका जो आपका वाटर मॉलिक्यूल टूटा, इस वाटर मॉलिक्यूल के टूटने के बाद जो आपके पत्ती के अंदर या पत्ती पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है दोस्तों, रिड्यूस हो जाती है। और आपने रिडक्शन प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ये टूटा था, ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल जो टूटा था और इसमें ये क्या निकली है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आपकी इसके साथ क्या हो जाती है, कंबाइन। और जैसे ये कंबाइन होती है तो आपका क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। क्या, दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जो आपका पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है। उसके बाद थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो रिड्यूस होकर किसमें बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट। और यही आपका क्या होता है, एनर्जी। यही आपका क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है, वो न्यूट्रिशन होता है, वो खाना होता है जिससे पौधों को ताकत मिलती है, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। तो यही कार्बोहाइड्रेट उनके लिए किसका काम करता है, खाने का काम करता है। आगे पॉइंट समझ में, फिर से एक बार शॉर्ट में रिकैप ताकि आपको क्लियर हो जाए। फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप हैं, पहला आपकी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, कौन करता है, क्लोरोफिल, वाटर मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद लाइट एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है। फिर तीसरा काम कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। और वही कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देता है, या प्लांट्स को क्या देता है, एनर्जी। मतलब यही कार्बोहाइड्रेट उनका खाना होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने हैं। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी टफ, ठीक है, क्या कि आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रोड्यूस होती है, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से प्रोड्यूस होती है, क्लोरोफिल की वजह से प्रोड्यूस होती है, या सनलाइट। तो कई दोस्त आंसर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, गलत आंसर है आपका वाटर। वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है और यही ऑक्सीजन आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं। तो प्लांट के लिए ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल है, बट हमारे लिए वो क्या है, लाइफ, ठीक है, हमारी जिंदगी है। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसकी कई बार आपसे केमिकल रिएक्शन पूछते हैं। ये तो हो गई आपकी स्टेप। अब इसकी क्या होती है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन। तो आइए केमिकल रिएक्शन को जानते हैं कि क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में आपका क्या होता है उसको जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन को देखिए। क्या होता है आपका 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, और क्या साथ में, क्लोरोफिल। ठीक है, देखो ये चारों चीजें आगे मैंने जो बोली थी। अब इसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6 प्लस आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन, और साथ में किसमें रिलीज हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी इसमें, ऑक्सीजन। ठीक है,
क्लियर? तो ये आपको पॉइंट क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं अगर आप बैलेंस करना चाहें, नहीं तो एनसीईआरटी में बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है। बैलेंसिंग में क्या होगा, यहाँ पे 6 और आएगा शायद, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा बैलेंसिंग के लिए। इसमें क्या है आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6, देखते हैं 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 12 और 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई दोस्तों, बैलेंस हो गई। तो आपने क्या सीखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, कौन से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो आपने यहाँ पे देख लिए। प्लीज इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस रिएक्शन को भी, ये आपकी काफी यूजफुल है। अब मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे लेके चलता हूं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आइए आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं क्या होते हैं। दोस्तों 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले टीचर पूछना चाहता है, जैसे आपने अभी देखा कि प्लांट्स के अंदर क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स बना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से वो क्या करेंगे दोस्तों, एनर्जी लेंगे। इस कार्बोहाइड्रेट से वो लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, एनर्जी। अब ऐसा तो है नहीं जैसे आप लोग खाना खाते हैं, आपने 4 रोटी खाई तो 4 रोटी से जो एनर्जी मिली आपने सारी की सारी एक ही टाइम पे इस्तेमाल कर ली, ऐसा तो नहीं होता। आप क्या करते हैं, कुछ एनर्जी आगे के लिए बचा के भी रखते हैं। तो वो जो एनर्जी आप आगे के लिए बचा के रखते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर क्या होती होगी, स्टोर होती होगी, इकट्ठी होती होगी। तो वो जो एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती है या फिर जो इकट्ठी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। प्लांट्स में एनर्जी जो रिमेन एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, और एनिमल्स के अंदर जो रिमेन एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो ध्यान रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में जो रिमेन एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है बची हुई, जो इसमें से एनर्जी भी वो तो यूटिलाइज कर ली, उसके बाद जो रिमेन एनर्जी होगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे रिमेन एनर्जी, रिमेन एनर्जी। इसका मतलब कि जो रिमेन एनर्जी होती है वो प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो वो स्टोर होती है आपकी स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर होती है दोस्तों, स्टार्च, ये याद रखना। ठीक है, तो मैं यहां पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये पॉइंट याद रखना, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टीचर को काफी पसंद है कि आपकी प्लांट्स में, ठीक है, रिमेन एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो आपकी रिमेन एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के लिए भी पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो देखते हैं कि बची हुई एनर्जी इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में जो आपकी रिमेन एनर्जी होती है, रिमेन एनर्जी वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, वो आपकी होती है ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होती है दोस्तों, इन द फॉर्म ऑफ, यहां भी लिख देता हूं मैं, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये याद रखिएगा, ये दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, काफी अच्छे हैं, टीचर पूछते हैं आपसे क्या कि प्लांट्स के अंदर जो रिमेन एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो रिमेन एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है। तो प्लांट्स के अंदर बची हुई एनर्जी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर बची हुई एनर्जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, अब इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बात ये है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो जरूरी नहीं कि वो तीनों स्टेप लगातार एक के बाद एक हो, एक हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा हो, उसके तुरंत बाद तीसरा हो, नॉट नेसेसरी। इसमें ये आपके लिए छूट है, आपके लिए नहीं, मतलब प्लांट्स के लिए छूट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली होनी चाहिए, नहीं। कई बार ऐसा होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं कि उनको क्या होता है,
ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट या फिर आपके मरुस्थल डेजर्ट प्लांट जिनकी हम बात करें, तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि रात को उनको क्या मिलती है, वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो और सारी चीजों की कमी हो जाती है। सनलाइट उनको रात के टाइम पे, तो रात के टाइम पे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो क्या बना लेते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं। और कब तक बना के रख के इंतजार करते हैं, जब तक सनलाइट नहीं आती। जैसे ही अगले दिन सनलाइट उन पे गिरती है, तो वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया था वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट आपको बनके मिल जाता है। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये पॉइंट याद रखना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कॉन्टिन्यूअसली होना या लगातार होना जरूरी है, ऑप्शन होगा नॉट नेसेसरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो चारों चीजें हों। हाँ, कोई चीज पहले मिल जाए, कोई चीज बाद में, उनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाए, बाद में जो बची हुई चीज है वो उनको मिल जाएगी, तो वो अपना खाना बना सकते हैं। और ऐसा कौन करते हैं, डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, आपके डेजर्ट प्लांट रात में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं, और जैसे ही सुबह सनलाइट उनको मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी कंप्लीट करके वो अपना क्या कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं। तो ये आपकी जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस बिल्कुल इमीडिएटली हो, एक के बाद एक हो, ठीक है। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक और बचता है, वो लास्ट टॉपिक है आपका थोड़ा सा 9th क्लास का टॉपिक है, और उसका नाम क्या है आपका, स्टोमेटा के बारे में स्टडी। तो आइए स्टोमेटा के बारे में जानते हैं क्या। दोस्तों, आपका जो हेडिंग, ये बेसिकली आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, इसके बारे में आप 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या कि स्टोमेटा क्या होते हैं, बट फिर भी मैंने चाहा कि मैं एक बार आपको बता दूं स्टोमेटा क्या है। ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है, एक जिसमें स्टोमेटा आपका ओपन है और दूसरा जिसमें स्टोमेटल पोर्स क्या है आपके क्लोज। तो इन दोनों में क्या है और मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, ये दोनों इसलिए बताना चाह रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में आइडिया लग जाए। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि जो आपका स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और उसकी स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है। इसलिए मैंने चाहा कि मैं एक बार आपके साथ ये डिस्कस कर लूं। तो जब आप स्टोमेटा को देखेंगे तो ये क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो जो आपकी पत्तियां हैं, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, जो आपकी लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस पे क्या होते हैं, पत्तियों के सरफेस पे आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब इस स्ट्रक्चर को जरा इससे कंपेयर करो। यहाँ पे ये देखो, ये आपको दिख रहे होंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये जो गोल गोल या सर्कल आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसमें और इसमें, ये दोनों ही क्या है आपके दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के बाद ये क्या है आपका, यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। ये क्या है आपका, स्टोमेटल पोर्स, ये जो सेंटर का पोर्शन है ये स्टोमेटल पोर्स। अब ये क्या है आपकी, ये जो लाइनिंग सी दिख रही है ये आपकी है गार्ड सेल। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, गार्ड सेल। क्लियर। न्यूक्लियस, ये मैंने जो है थोड़ा सा डार्क कर रखा है, इसको हम कहते हैं क्या आपका, न्यूक्लियस। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको थोड़े से जरूरी हैं। क्या होता क्या है, देखो इस स्ट्रक्चर में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम के अंदर डायग्राम देख के आपको डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स पूछ लेगा कि इनमें इस पार्ट को बताइए क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसलिए ये आपको डायग्राम याद रखना या पता होना जरूरी है। अब इसमें क्या है, आपसे सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट आपको पता चल गया कहां पे प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल भरा होता है उसी की वजह से ये कैसे हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं, अब ये आपका क्या है, यहाँ पे स्टोमेटल पोर्स, ये आपका क्या है, ओपन, और ये आपका क्या है, क्लोज। अब ये जो स्टोमेटल के ओपनिंग और क्लोजिंग है कि कब ये ओपन होंगे और कब ये क्लोज होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है गार्ड सेल। मतलब कि स्टोमेटल पोर्स ओपन है या क्लोज्ड है, ये कौन रेगुलेट करेगा, इसको रेगुलेट करती है गार्ड सेल। गार्ड सेल रेगुलेट करती है कि स्टोमेटा ओपन है या क्लोज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोमेटल की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल रेगुलेट करती है। उसके बाद जो
स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के फंक्शंस क्या क्या हैं? स्टोमेटा बेसिकली सबसे मेजर फंक्शन इसका क्या होता है दोस्तों? स्टोमेटा का सबसे मेजर फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए आपका क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये सबसे जरूरी फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि जो आपका प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन बाहर निकालना, तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर, ये किसकी मदद से होता है? स्टोमेटा की मदद से। किसकी मदद से होता है? स्टोमेटा की मदद से। दूसरा इसका क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वाटर। एक्सचेंज तो मत लिखिए, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर भी कहां से होता है? आपका स्टोमेटा से। ठीक है, तो ये दो बेसिक और मेजर फंक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछता है कि स्टोमेटा क्या करता है, राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड स्टोमेटा हेल्प इन द लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना कि क्या प्लांट के अंदर से गैसियस एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा से ही होता है? आंसर है नहीं। आपका स्टोमेटा के साथ साथ और भी 2-3 पोर्शन है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। नाम है स्टेम, ठीक है, क्या? स्टेम, रूट्स, ठीक है, स्टेम हो गई, रूट्स हो गई, लीव्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद आपका स्टोमेटा हो ही गया। तो ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर कहां कहां से हो सकता है? आपका स्टेम से, रूट से, लीव्स से। ये सारी की सारी कहानी किससे रिलेटेड थी? आपकी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए हमने इसको डिटेल में जाना। ठीक है, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। एक बात और, एनसीईआरटी में एक्टिविटी है 2। एक क्लोरोफिल वाली एक्टिविटी है, वो एक्चुअली मैं यहाँ परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको स्किप करा दिया। बट आप लोग उसको पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। उस एक्टिविटी में बस यही बताया गया है कि आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए स्टार्च का होना जरूरी है या नहीं, और स्टार्च की प्रेजेंस को आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप उसको स्टडी कीजिएगा उस एक्टिविटी को, और उसके बाद एक और एक्टिविटी है उसको भी रीड कीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको यहाँ पे आपका चैनल पे जरूर अपलोड करूंगा। अदरवाइज उस एक्टिविटी को, उन दोनों को आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। उसके जो कोर क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपका आज के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।